हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने अकाउंट करंट किया था। अकाउंट करंट मैंने आपको बताया था कि ये भी ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आ तो रहा है, एक अटेम्प्ट को छोड़कर सब में आया और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। और जब जब ये 7 मार्क्स का आया है तो देखो 3 बार आपके पास यहाँ पर 7, 2 और 7 मीन 3 बार इसमें से ट्रू फॉल्स भी आया है। तो ट्रू फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास है। इसमें वो रेड इंक इंटरेस्ट वाली बात ये कई बार पूछता है आपसे कि रेड इंक इंटरेस्ट नेगेटिव इंटरेस्ट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया ट्रू फॉल्स के अंदर। और होता क्या है ये भी पूछा गया है। तो हमने कहा अकाउंट करंट है क्या। तो हमने कहा एक नॉर्मल जो जैसे हम एक डेटर या क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पार्टी का अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही आपको यहां पर अकाउंट बनाना है अलोंग विद द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो जस्ट अ पार्टीज अकाउंट डेटर और क्रेडिटर अलोंग विद द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। हमने कहा पार्टीज कितनी है, 2 पार्टीज है जो अकाउंट बना रही है और जिसको रेंडर किया जा रहा है, मतलब जो रेंडर कर रहे हैं और जिसको दिया जा रहा है ना, टू होम इट इज रेंडर्ड। तो आपने कहा था हु रेंडर्स द अकाउंट एंड द अदर टू होम द अकाउंट इज रेंडर्ड। तो किसकी बुक्स में बना रहे हैं उसका नाम पीछे आता है, जिसकी बुक्स में बना रहे हैं उसका नाम पीछे आएगा, जिसका अकाउंट बना रहे हैं वो पहले आएगा। तो अगर एक्स बना रहा है, एक्स की बुक्स में वाई का अकाउंट बन रहा है तो क्या लिखेंगे, वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स। और यहां पर ए बी की बात करी थी कि ए बी की बुक्स में अगर ए का अकाउंट बन रहा है तो ए इन अकाउंट करंट विद बी। तो ये आपको मैंने बता दिया था। यहाँ पे ए है जिसको अकाउंट बनाकर दिया जा रहा है, बी है जो अकाउंट बना रहा है। ठीक है। फिर हमने बात करी कि कितने मेथड्स हैं आपके पास अकाउंट करंट को प्रिपेयर करने के। 3 मेथड हैं। पहला मेथड था इंटरेस्ट टेबल की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द इंटरेस्ट टेबल्स। दूसरा था आपके पास बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट्स। तीसरा था आपके पास बाय मींस ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस इन केस ऑफ बैंक्स। ये बैंक्स के केस में यूज होगा जो कि अभी अपन ने नहीं किया है। मेथड 1 इंटरेस्ट टेबल वाला अपन कर चुके थे विद द हेल्प ऑफ द इंटरेस्ट टेबल। इंटरेस्ट टेबल में क्या होगा, नॉर्मली जैसे एक पार्टी का अकाउंट लेजर बनाते थे डेटर का या क्रेडिटर का, वैसा ही बनाओ। उसमें 2 एक्स्ट्रा कॉलम बना लो, एक डेज का और एक इंटरेस्ट का। डेज की कैलकुलेशन कहां से कहां तक करेंगे, आपके पास ड्यू डेट से लेकर अकाउंट करंट के क्लोजिंग डेट तक करेंगे। ये आपके पास डेज की कैलकुलेशन हो जाएगी। डेज में एक चीज ध्यान रखना होता था, ओपनिंग बैलेंस वो यहां पर नहीं आएगा। वैसे कभी ओपनिंग बैलेंस होता है तो क्या करते हैं, फिर डेज की कैलकुलेशन आपके पास में इंक्लूड करके करते थे। एक ये पॉइंट अपन ने अलग से पढ़ लिया था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ द अकाउंट करंट। कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन पहले डेज निकाल लिए, फिर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के लिए उतने उतने दिन का इंटरेस्ट निकाल के लिख दीजिए। फिर जो इंटरेस्ट का जो बैलेंस आएगा, पहले बैलेंस किसको करेंगे, इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट का जो बैलेंस आएगा उसको कौन सी तरफ पोस्ट करेंगे, फिर हम अमाउंट में अपोजिट साइड लिख देंगे और फिर उसको अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस, फाइंड बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, पास एंट्री फॉर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द अपोजिट साइड एंड देन बैलेंस द अमाउंट कॉलम। डन। फिर दूसरा मेथड इसका अच्छा क्वेश्चन किया था आपने, देख सकते हैं आप। नॉर्मली ये आपके पास इस तरीके से सबसे पहले आपने बनाया, दैट इज एक ड्यू डेट और बन जाएगा। अच्छा, ड्यू डेट जिसकी बता रखी हो तो ड्यू डेट ले लेंगे, नहीं बता रखी है तो वही डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को ही ड्यू डेट ले लिया जाता है। उसके बाद अमाउंट हो गया, डेज की कैलकुलेशन आपको समझ में आई गई है कि क्या क्या एक्सक्लूड करना है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में करते थे वैसे ही आपके पास यहाँ पर भी नॉर्मली है कि डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को एक्सक्लूड करते हैं और ड्यू डेट को इंक्लूड करते हैं। वो हमने जैसे किया था, इसमें कोई डाउट है तो बता दो। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर फिर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये जो जाएगा ये अपोजिट साइड जाएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए था। इंटरेस्ट की पोस्टिंग आपने अपोजिट साइड करी और ये आपके पास बाय बैलेंस शीट आ गया। फिर इसमें आ गया आपके पास बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। अब दूसरा मेथड आ गया बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में 2 मेथड होते हैं, एक फॉरवर्ड मेथड, एक बैकवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड में क्या होता है, नंबर ऑफ डेज ड्यू डेट से क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट करंट, जो भी है डेट ऑफ अकाउंट करंट जिस दिन हम बना रहे हैं उस दिन तक डेट कैलकुलेट किए जाएंगे, डेज कैलकुलेट करेंगे, पीरियड कैलकुलेट होगा। और आपके पास बैकवर्ड में उल्टा चलता है, ड्यू डेट से ओपनिंग डेट, है ना, ओपनिंग डेट से ड्यू डेट कहने का मतलब ऐसा हुआ, इसमें उल्टा चलेगा। तो इसमें सिर्फ 2 ही चेंज थे, एक तो ये नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने में और दूसरा ये था कि इंटरेस्ट की किस तरफ पोस्ट करना है, सेम साइड। बाकी हमेशा हम अपोजिट साइड पोस्ट करते हैं, बट जब बैकवर्ड मेथड आएगा तो उसमें हम सेम साइड पोस्ट करेंगे।
तो नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फॉरवर्ड मेथड में फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन टू द डेट ऑफ द क्लोजिंग द अकाउंट, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट टू द ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। फिर पहले हमने फॉरवर्ड मेथड पढ़ा। फॉरवर्ड मेथड में बस इंटरेस्ट की जगह अब जो दो एडिशनल कॉलम बनेंगे वो किस किस के बनेंगे, एक तो बनता है आपके पास पीरियड या डेज और दूसरा बनेगा प्रोडक्ट का। तो हमने कहा प्रिपेयर लेजर अकाउंट अलोंग विद द टू एडिशनल कॉलम्स ऑन द बोथ साइड, दैट इज नंबर ऑफ डेज एंड प्रोडक्ट। फिर आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे कहां से कहां तक, फॉरवर्ड मेथड में ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ अकाउंट करंट तक, क्लोजिंग तक। फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डेज, दैट इज पीरियड कर दोगे तो वो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे प्रोडक्ट का। जो प्रोडक्ट का बैलेंस आएगा उस पर एक दिन का इंटरेस्ट निकालकर आप कौन सी तरफ, सेम साइड या अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। तो फाइंड बैलेंस ऑफ द प्रोडक्ट, पास एंट्री फॉर द इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द अपोजिट साइड एंड देन बैलेंस द अमाउंट कॉलम। यही किया था, आप देख सकते हैं। इसमें आपने ये ओपनिंग डेज में आपको ध्यान रखना था कि जब भी ओपनिंग बैलेंस गिवन हो तो फिर ओपनिंग डेट को भी इंक्लूड किया जाता है। तो इस केस में आपने जनवरी जुलाई में पूरे 31 इंक्लूड करें, इसलिए तो देखा ये कलरफुल करने से ये आपको समझ में आ गया कि जब आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको क्लियर होता है, अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन था, इसीलिए इसमें कलरफुल किया गया है जहां जहां पर चेंज। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। डेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पर आ गया। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाएंगे आप एक दिन का, दैट इज मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 365। इंटरेस्ट आ गया, कौन सी तरफ लिखेंगे, अपोजिट साइड। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आया तो इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा अपोजिट साइड टू इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद बाय बैलेंस सीडी ये आ गया। क्लियर है फॉरवर्ड मेथड। फिर हमने और क्वेश्चन जैसे इसमें किए, ठीक है, सेम वही था, रिपीटेशन था। फिर इसी में आया एक रेड इंक इंटरेस्ट। अच्छा, रेड इंक इंटरेस्ट क्या होता है आपके पास, जब आपके पास ड्यू डेट अकाउंट करंट की डेट के बाद फॉल करती है तो उसके इसमें हम इंटरेस्ट नहीं देते, वो नेगेटिव इंटरेस्ट होता है। तो उसको हम पहले तो कस्टमरली कैसे लिखते थे, रेड इंक में, इसलिए उसका नाम पड़ गया रेड इंक इंटरेस्ट। अब उसको अपोजिट साइड लिखते हैं एक तरीके से, क्या ये नेगेटिव इंटरेस्ट है, यस। तो इन केस द ड्यू डेट ऑफ अ ट्रांजेक्शन फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ द अकाउंट करंट, then no interest is allowed for that. Such interest is customarily written in red ink in the appropriate side of the account current. This interest is called red ink interest and red ink interest is treated as negative interest. वो opposite side आ जाएगा। ठीक है, यहां तक ये आपने करके भी देखा, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपके पास ओपनिंग बैलेंस ये आ गया, उसके बाद सेल्स में आ गया आपके पास में। देखो जरा, ये जो डेट है वो बना कब रहे हो, 31st ऑफ मार्च। तो 31st ऑफ मार्च के बाद ये 7th ऑफ अप्रैल फॉल कर रहा है, उसके बाद फॉल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, रेडिंग इंटरेस्ट। तो इसको यहां ना लिखकर इसको अपोजिट लास्ट डेट पर लिखेंगे, यहां पर बाय रेड इंक इंटरेस्ट ड्यू डेट लिखकर, और यहां पर अमाउंट में नहीं लिखेंगे, डेज लिख लेंगे वहां के, और प्रोडक्ट लिख देंगे उधर लिखने के बजाय इधर। ऐसे देखो 11th ऑफ मई तो ये उधर चला जाएगा आपके पास रेडिंग इंटरेस्ट, ऐसे 12th ऑफ अप्रैल ये यहां चला जाएगा, और उसके बाद बाकी सब कुछ सेम है, नॉर्मल है। उसी तरीके से बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अपोजिट साइड इंटरेस्ट लिख देना है, और फिर बैलेंस कर लेना है। बताओ बात समझ में आ गई। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन बैकवर्ड मेथड का आया नहीं होगा आपके पास इसमें, एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल है बैकवर्ड मेथड से। ये देखो, ये फॉरवर्ड मेथड का है। अब इसी क्वेश्चन को आपके पास इन्होंने बैकवर्ड मेथड से किया हुआ है, तो यही क्वेश्चन आपके पास बैकवर्ड मेथड से भी किया हुआ है। इस बैकवर्ड वाले मेथड को अपन अभी पहले कंप्लीट कर लेते हैं और फिर थर्ड मेथड पे चलेंगे, तो हमारा प्रोसेस से ही चलेगा, लाइन से, सीक्वेंस में ही चलेगा। ठीक है, तो अब अपन क्या कर लेते हैं, पहले बैकवर्ड मेथड कर लेते हैं जी। अब बात करेंगे बैकवर्ड मेथड। बैकवर्ड मेथड में देखें आप, प्रिपेयर लेजर अकाउंट along with two additional columns on both sides, that is number of days and product। ये तो सब कुछ सेम रहेगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज
कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज। अब नंबर ऑफ डेज कहां से निकालना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फ्रॉम ओपनिंग डेट टू ड्यू डेट। उसके बाद तो नॉर्मल प्रोडक्ट निकालना है आपने। कैलकुलेट प्रोडक्ट फॉर ईच ट्रांजेक्शन। प्रोडक्ट कैसे निकलता है आपके पास, इक्वल्स टू अमाउंट इनटू में नंबर ऑफ डेज, देन फाइंड बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, पास एंट्री। उससे पहले आएगा आपके पास, इसमें एक स्टेप और है भाई, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। इससे पहले एक स्टेप और आएगा, कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्लोजिंग बैलेंस पर भी निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट। फाइंड बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद आ गया पास एंट्री और इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द सेम साइड, देन बैलेंस द अमाउंट कॉलम। बताओ यहां तक बात समझ में आई? अब देखो जरा, एक क्वेश्चन करते हैं पहले और फिर समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो यही वाला जो एग्जाम्पल है, इसी को ही अपन बैकवर्ड मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी दोनों मेथड से सॉल्व करके दे रखा है। बैकवर्ड मेथड को इपोक मेथड भी कहते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, पीरियड, डेज, प्रोडक्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, पीरियड और डेज, प्रोडक्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, ठीक है। क्वेश्चन देखिए जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फिर मेकअप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स बनाएगा मिस्टर वाई का अकाउंट, तो वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट है 18%, तो इसको ऐसा लिखेंगे अपन, वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स इंटरेस्ट अप टू 31st of December 2020 एट द रेट। ठीक है, ये इसकी हेडिंग होगी, ये इसका फॉर्मेट हो गया। यहां तक तो डाउट होगा नहीं। अब आपको एक एक करके ट्रांजेक्शन्स लिखनी है। बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, मतलब मिस्टर वाई डेटर है, इतना पैसा वो हमें देगा 600 रुपीज 1 जुलाई को। तो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस, डेबिट बैलेंस है 1 जुलाई 2020, दैट इज टू बैलेंस प्रो डाउन। इसके ओपनिंग ड्यू डेट सेम ही आएगी 1 जुलाई 2020, और आपके पास बैलेंस आ गया 600। पहला पोस्ट कर दिया ये आपने। अब 30 जुलाई को पोस्ट करना है, 30th of July, गुड सोल्ड टू मिस्टर वाई, तो वाई टू सेल्स 30th of July टू सेल्स अकाउंट। एक महीने का क्रेडिट पीरियड है। अच्छा, सिर्फ क्रेडिट पीरियड है, BRBP की बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब 30th of August 2020, अमाउंट इज 300। 1 August को गुड्स परचेज फ्रॉम वाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, और 1 अगस्त को की गई है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम डेट में 1 August 2020 बाय परचेजेस। एक महीने का क्रेडिट पीरियड है,
1 सितंबर 2020 अमाउंट कितना है? कितना है? 200 रुपीज। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर वाई, कैश मिला है 1 सितंबर को 100 रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, तो बाय कैश ऑन 1 सितंबर 20। 1 सितंबर 20 कितने रुपए कैश मिला? 100 रुपीज। 1 सितंबर को मिस्टर वाई एक्सेप्टेड, मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट किया, तो मिस्टर वाई के लिए तो बीपी है। मिस्टर एक्स ड्राफ्ट मतलब एक्स के लिए बीआर है। 3 महीने की डेट है, तो 1 सितंबर, तो 1 सितंबर तो बाय बीआर। ठीक है, 3 महीने हो गया, तो 1 दिसंबर और 3 दिन 4 दिसंबर। कितना अमाउंट? 400। ये बात आपको समझ में आई? यहां तक देख लीजिए, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो आपने करना क्या क्या होता है। पहला स्टेप, आपको पार्टी का अकाउंट बनाना था, जो कि आपने बना लिया। 2 एडिशनल कॉलम बनाने थे दोनों तरफ, डेज और प्रोडक्ट के, वो भी बना दिए। अब आपको नंबर ऑफ डेज निकालने होते हैं, और नंबर ऑफ डेज बैकवर्ड मेथड में अपन कहां से निकालेंगे? ओपनिंग डेट से ड्यू डेट तक। अच्छा, इसकी ओपनिंग डेट भी क्या है? 1 जुलाई, और ड्यू डेट भी क्या है? 1 जुलाई। तो ये क्या आएगा आपके पास? 0। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं इसको अब चेंज कर देता हूँ कलर। ये 0 आएगा आपके पास, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा आपके पास? 0। या आप इसको ऐसे लिखो ही मत। बोलो, क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आपके पास पहले मैं डेज की कैलकुलेशन कर लेता हूं। अब बताओ कब से निकालोगे? ओपनिंग डेट क्या है? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से 30 जुलाई, तो 30 जुलाई में अब आपको क्या करना पड़ेगा? -1, तो कितना आएगा? अच्छा सॉरी, ड्यू डेट, ड्यू डेट। ठीक है, यहां देखना है। 1 जुलाई से ओपनिंग डेट 1 जुलाई थी, और 30 अगस्त, तो बताओ कितना पीरियड हो गया आपके पास? कैलकुलेट करो। जुलाई के 31। अब ओपनिंग डेट से काउंट कर रहे हैं, तो ओपनिंग डे को भी काउंट करेंगे। समझ रहे हो आप? ओपनिंग डेट से कहां तक काउंट करना है आपने? 30 अगस्त तक काउंट करना है। तो स्टार्टिंग से ले रहे हैं ओपनिंग डेट से, तो ओपनिंग डेट को भी काउंट करते हैं अपन। तो इसमें ध्यान रखना है आपने। तो ये ओपनिंग डेट कितना हो जाएगा आपके पास? 31 हो गए जुलाई के, और 30 दिन हो गए अगस्त के, तो कितना आ जाएगा टोटल यहाँ पे? 61। ये आपको ध्यान रखना है बैकवर्ड मेथड में। इंक्लूडिंग ओपनिंग डेट को भी इंक्लूड करोगे। ठीक है, यहाँ तक? ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। हाँ जी। जुलाई के कितने दिन हो गए? जुलाई का आपको कहां से स्टार्ट करना था? 1 जुलाई से काउंट करना है, तो 1 जुलाई से और 30 अगस्त तक। तो 1 जुलाई से और 30 अगस्त तक कितने दिन हो गए? 30 दिन। 31 दिन हो गए जुलाई के, और 30 दिन हो गए अगस्त के, दैट इज 61। समझ में आया यहाँ तक? अपन जनरली ओपनिंग डेट को क्या होता था, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को एक्सक्लूड करते थे, बट यहाँ नहीं करना है आप। अब देखो आप नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कैसे निकालोगे? 1 जुलाई से 1 सितंबर, तो जुलाई के कितने हो गए आपके पास? 31। अगस्त के 31, और सितंबर के कितना हो गए? एक। कितना आ गया? 63 डेज। और ये भी 6, इसमें भी यही आएगा, सेम है। और इसमें देखो तो जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, उसके बाद अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, और दिसंबर के 4, तो 157। सबसे पहली चीज आपने यही ध्यान रखनी है। समझ में आया? तो आप इसमें यहां लिख भी सकते हैं नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ओपनिंग डेट। इसको अपन इंक्लूड करते हैं ओपनिंग डेट को ऑलवेज। ठीक है, उस दिन तक का। ऐसा क्यों करते हैं ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस हर चीज के पीछे लॉजिक है, लेकिन पहले एक बार सॉल्व कर लो, प्रोसेस क्या है वो समझ लो, फिर उसके बाद समझेंगे कि क्या करते हैं। यहां तक हो गया? दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके अंदर? बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालें आप। प्रोडक्ट ऑन फॉर ईच ट्रांजेक्शन। आइए प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट निकालने में कुछ है नहीं, वही सेम तरीका है। इसका कुछ आएगा नहीं। इसका कितना हो जाएगा?
18,300, इसका बता दो 12,600, यहां तक हो गया। अब इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप और है, आपको क्लोजिंग बैलेंस पर भी क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ये एडिशनल स्टेप और आ गया एक। तो एडिशनल में क्या है आपके पास, तो यहां आप लिखेंगे क्लोजिंग डेट क्या है इसकी, दैट इज 31 दिसंबर, बाय प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस या प्रोडक्ट ऑन बैलेंस। मुझे बताओ बैलेंस कितना आ रहा है अमाउंट का, 900 और 700, तो बैलेंस कितना आ रहा है 200। इनटू में नंबर ऑफ डेज बताओ, इनटू में नंबर ऑफ डेज, कहां से कहां तक काउंट करोगे, ओपनिंग डेट से यहां तक 31 दिसंबर तक 184, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ गया कितना, 36800, ये आपको करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आई। यहां तक कितना चेंज आ गया, दो चेंज आ गए। एक तो नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन में चेंज आया था, ओपनिंग डेट से ड्यू डेट तक, और ओपनिंग डेट को हमेशा इंक्लूड करना है, ये चीज। दूसरी चीज क्या चेंज आ गई कि बैलेंस निकालो, प्रोडक्ट कर लो, और फिर प्रोडक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस जो है उसका भी प्रोडक्ट करके लिखना पड़ेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस आपको लिखना नहीं है, आपको निकालना जरूर है। तो आपने कहा ये 200 आएगा बैलेंस, और इनटू में नंबर ऑफ डेज 184, तो उसका निकाल दिया 36,800 अब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालना है आपने। अब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालो, तो बताओ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट वाले का प्रोडक्ट का टोटल करेंगे अपन। इस तरफ का ज्यादा है, इस तरफ का ज्यादा है, इस तरफ का 1 लाख बैलेंस है, ये टोटल बताओ ना, टोटल टोटल 500, 1,18,500। अब यहां निकालोगे आप बैलेंस 31 दिसंबर 2022, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये आ जाएगा 1,02,000। ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर भी नंबर ऑफ डेज आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो क्लोजिंग मतलब 1 जुलाई से लेकर और क्लोजिंग डेट तक का कितना पीरियड हो गया, वो 184 डेज आ गया। क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा था, इधर 900 है उधर 700 है, तो 200 रुपये क्लोजिंग बैलेंस है, उसका प्रोडक्ट निकालकर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको बैलेंस करना है प्रोडक्ट का। अब ये आ गया यहाँ तक, अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हाँ जी, 1 लाख, रेट कितना है 18%, और 1 डे कितना आ गया 49.41 अब आप देखिए इसको कौन सी तरफ लिखना है, बैकवर्ड मेथड है, सेम साइड, तो ये आएगा आपके पास टू इंटरेस्ट। बैकवर्ड मेथड में हम सेम साइड लिखते हैं जिस तरफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आता है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना लिखेंगे 49.41। अब आपको इसका टोटल करना है, टोटल आएगा 949, तो बैलेंस आएगा आपके पास 249। देखिए जरा, तो कितने चेंज आए इसमें, 3 चेंज आए। नंबर ऑफ डेज में ओपनिंग डेट से ड्यू डेट तक इंक्लूडिंग ओपनिंग डे, पहली बात। दूसरी बात, क्लोजिंग बैलेंस पर भी प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, अब तक नहीं करते थे अलग से, अब अलग से निकाल के लिखना पड़ेगा। तीसरी तीसरी बात, जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आएगा उस पर इंटरेस्ट कौन सी तरफ लिखेंगे, सेम साइड लिखेंगे, जिस तरफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आएगा उसी तरफ आप उसको लिखोगे, ठीक है। बस इतना चेंज था, ये 3 चेंजेस थे जो कि मैंने यहाँ मार्क करे हैं, ओपनिंग डेट इंक्लूडेड, ये निकालना है, और सेम साइड, ठीक। अब ऐसा होता क्यों है वो देखो। देखो नॉर्मली अपन क्या कह रहे थे, ध्यान से समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। पहले अपन क्या कहते थे कि अच्छा ओपनिंग बैलेंस है 600,
तो 600 पर कितने दिन का इंटरेस्ट लेना है हमें? 184 डेज। फॉरवर्ड मेथड में यही कहते थे ना आप, इससे कहा फॉरवर्ड मेथड में नंबर ऑफ डेज क्या आता? 1 जुलाई से लेकर कहां तक का इंटरेस्ट लेता मैं? 31 दिसंबर तक का 184 डेज का इंटरेस्ट लेता। अब 184 डेज का इंटरेस्ट मेरे को मिलना चाहिए था फॉरवर्ड मेथड के अकॉर्डिंग, और अब मैं ये कह रहा हूं कितने दिन का इंटरेस्ट मुझे नहीं लेना। समझ रहे हो? उल्टा बोल रहा हूं बैकवर्ड मेथड में। उसमें फॉरवर्ड मेथड में क्या कह रहा हूं, कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, और अब क्या कह रहा हूं, कितने दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आपने ये कहा यहां पर 1 जुलाई है आपके पास, 1 जुलाई 2020, ये है 31 दिसंबर। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है, पहले आप इस पे कहते थे फॉरवर्ड मेथड में, मैं दोनों लिख देता हूं अभी, कि इस पर 184 डेज का इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ में आई? और बैकवर्ड मेथड में यही चीज क्या हो रही है आपके पास? बैकवर्ड मेथड में आप ये कहोगे इस पर, क्या बात समझ में आई? और देखो, और बताता हूं। दूसरी ट्रांजैक्शन देखो। आप इस पे क्या कहते, 30 अगस्त से नॉर्मल कैलकुलेट करते, तो क्या कैलकुलेट करते कि इंटरेस्ट कितने डेज का मिलेगा? 30 अगस्त से लेकर और 31 दिसंबर तक कितने दिन का इंटरेस्ट बताओ जरा। 30 अगस्त से लेके और आप कहते 123। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। यहां पे मान लो 30 अगस्त है, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक का इंटरेस्ट कितने डेज हो गए? 123 डेज का। आप कैलकुलेट कर लो ना, 123 भी आया कैसे, ये भी कैलकुलेट करके दिखा दो। आप देखो, अगस्त का 1 दिन, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ये हो गया आपके पास 123। बात समझ में आई? और ये तो था फॉरवर्ड मेथड में। इसी चीज को आप बैकवर्ड मेथड में क्या कहेंगे? कितने दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? बोलो, यहां से यहां तक कितना हो गया? 61। टोटल 184 थे ना, तो 184 में से 123 डेज का इंटरेस्ट मिलना था। तो हम पहले फॉरवर्ड मेथड में कहते हैं कि 123 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, और अब हम उल्टा कह रहे हैं कि हमें कितने दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम बैकवर्ड मेथड में कहेंगे कितना? 61 डेज का इंटरेस्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस तरफ आने वाली सारी ट्रांजेक्शन्स को ऐसे टैकल करते हैं अपन, और इस तरफ आने वाली ट्रांजेक्शन्स में पहले क्या होता था फॉरवर्ड में कि हमें इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अब क्या होगा इसका उल्टा, हमें इतना इतने दिन का इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक है, अपन कहते थे जैसे 1 सितंबर है, तो 1 सितंबर से क्लोजिंग डेट तक हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अब हम क्या कहते हैं कि ओपनिंग डेट से और 1 सितंबर तक हमें इंटरेस्ट नहीं देना। तो ये जब इंटरेस्ट नहीं देना, तो पहले मिलेगा ये गेन हुआ करता था, ये लॉस हुआ करता था हमारे लिए, ये इनकम ये एक्सपेंस। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब ये इनकम हो गई और ये एक्सपेंस हो गया। बात समझ में आ गई? इस वजह से ये इस तरीके का सिस्टम आपके पास बन रहा है। लॉजिक वही है। क्लोजिंग बैलेंस पे क्यों निकाला वो समझो। आपने कहा इसके ऊपर 1 सितंबर से, इसको भी करके देखें आप। यहां तक बात समझ में आ गई? ये तो आपने बात कर ली थी रिसिप्ट साइड की, डेबिट साइड की बात करी आपने। अब मैं आपसे क्रेडिट साइड के बारे में बात करता हूं, या इसी पे ही बात कर लेते हैं, इसी को शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं मैं जरा। अब देखो, अब हम क्रेडिट साइड की बात करते हैं। 1 जुलाई 20 से 31 दिसंबर, इसी को फॉरवर्ड मेथड में और इसी का ही बैकवर्ड मेथड में दो ट्रांजेक्शन करके दिखाते हैं। अब देखो, ट्रांजेक्शन कब है आपके पास? पहली ट्रांजेक्शन है 1 सितंबर 2020। तो 1 सितंबर फॉरवर्ड मेथड में क्या कहते हैं, यहां से यहां तक कितना डे आ जाएगा आपके पास? कैलकुलेट करो। फॉरवर्ड मेथड में सितंबर के 29, सितंबर के 29, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, 121 डेज का इंटरेस्ट
बात समझ में आ गई। फॉरवर्ड मेथड में ये कहते हैं कि 121 दिन का इंटरेस्ट देना है, ठीक है। बैकवर्ड मेथड में यही क्या हो जाएगा आपके पास, कितने दिन का इंटरेस्ट नहीं देना। भाई बाकी का तो देना है, कितने दिन का नहीं देना, तो यहां से यहां तक आ जाएगा जुलाई के आपके पास 63 डेज का इंटरेस्ट। ये जो नहीं वाला जो मतलब है ये समझ में आ रहा है ना आपको। और ये 63 डेज कैसे आ रहे हैं, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर का 1। क्या ये बात समझ में आ रही है, एक दूसरे का उल्टा नहीं हो गया ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इसमें कह रहे हैं इतने दिन का देना है तो कितना बच गया, इतने दिन का नहीं देना है। टोटल तो 184 ही है ना, 184 में से 121 डेज का देना था अब 63 डेज का नहीं देना है, कैसे भी कह सकता हूं मैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। एक और ट्रांजेक्शन है उसको भी देख लेते हैं 1 सितंबर वाला तो ये हो ही गया। 4 दिसंबर 2020, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर, तो ये 4 दिसंबर यहाँ आएगा। 4 दिसंबर को बताओ कितने दिन का इंटरेस्ट देना है, और इधर क्या कहेंगे अपन, बताओ कितने दिन का इंटरेस्ट नहीं देना। क्या बात समझ में आई, यहां तक कोई डाउट। अब आप सोचो, इंपॉर्टेंट बात, क्लोजिंग बैलेंस होता था यहां पर, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस पर क्या कहते थे, कितने दिन का 0 डेज का इंटरेस्ट देना है। बताओ क्लोजिंग बैलेंस पे क्या कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत होती थी, तो बताओ उल्टा कहूं इसका मैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कितने दिन का इंटरेस्ट बताओ देना नहीं देना। इसका उल्टा तो यही होगा ना, यहां से और यहां तक। क्लियर, क्या ये बात समझ में आई है आपको कि ये क्लोजिंग बैलेंस का प्रोडक्ट क्यों लिखा अपन ने। तो क्लोजिंग बैलेंस का प्रोडक्ट इसलिए लिखना पड़ा कि जीरो वाले में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फॉरवर्ड मेथड में, लेकिन बैकवर्ड मेथड में जब सारे लिख रहे हैं कि किस पे कितने कितने दिन का नहीं देना, तो ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस पर भी तो लिखना पड़ेगा कि कितने दिन का नहीं देना। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई पहली चीज। दूसरी चीज, यहां तक क्लियर कर दिया मैंने, ये क्लोजिंग बैलेंस तक क्लियर कर दिया। अब क्लियर करना था कि ये इंटरेस्ट सेम साइड क्यों लिखा जा रहा है, तो इसका रीजन भी समझ लो। हाँ, पहले क्या हो रहा था कि इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यहां पर क्या कह रहे थे अपन, इतने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ये गेन था। अब क्या कह रहे हैं, इतने दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो ये आपके पास क्या बन गया ये इस साइड आपकी लॉस बन गई, मतलब नहीं मिलेगा तो ये लॉस हो गया, और इस तरफ इंटरेस्ट मिलेगा तो ये कौन सी साइड आ गई आपकी, गेन। तो बताओ अगर ये वाली साइड बैलेंस किस तरफ आया आपके पास, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इस तरफ आया, मतलब कौन सा ज्यादा है, गेन ज्यादा है। अगर गेन ज्यादा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट मिलेगा या इंटरेस्ट देना है, मुझे बताओ। इंटरेस्ट मिलेगा, और जब इंटरेस्ट मिलेगा तो वाई को क्या करेंगे, डेबिट, मतलब वो सेम साइड ही इस तरफ आ जाएगा आपके पास जिस तरफ प्रोडक्ट आया है। सिंपल बैकवर्ड मेथड में 3 चेंज आए, हालांकि क्वेश्चन कभी नहीं आया, बट आईसीआई कुछ नहीं पता कब दे दे। 3 चेंज है। पहला चेंज है नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन में, ओपनिंग डेट से ड्यू डेट तक कैलकुलेट करेंगे, और ओपनिंग डेट को भी इंक्लूड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरा चेंज, क्लोजिंग बैलेंस का भी प्रोडक्ट आपको लिखना पड़ेगा, अमाउंट नहीं लिखना, लेकिन आपको क्लोजिंग बैलेंस का प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, बाय प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस लिखना पड़ेगा कैलकुलेट करके, फिर प्रोडक्ट निकालना वो नॉर्मल है। तीसरा चेंज, इंटरेस्ट की एंट्री ऑन द सेम साइड, जिस तरफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आएगा उसी तरफ। ये 3 चेंज हैं आपके पास, बाकी तो पूरा क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई, यस, हाँ जी। तो आइए अब लास्ट मेथड और बच गया हमारे पास, इस पर क्वेश्चंस है नहीं आपके पास, एक एग्जांपल ही दे रखा है। बाकी आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, फॉरवर्ड मेथड से और बैकवर्ड मेथड से आंसर सेम आता है। आप देख सकते हैं यहां पर ये फॉरवर्ड मेथड से सॉल्व किया गया था, ये इन्होंने राउंड ऑफ ले रखा था 49, इस वजह से 249 आया, और यहां से भी वो वही आएगा आपके पास। हमने भी सॉल्व किया तो 249.41 जो आ रहा था दोनों मेथड से वही आ रहा है। फॉरवर्ड मेथड से मैंने आपको पहले करा दिया था,
बैकवर्ड मेथड से। अब हमने कर लिया इसको, सेम आ गया। करते हैं अब आपके पास थर्ड मेथड, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये थर्ड मेथड क्या है, बैंक्स के केस में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होती है ये आपको समझना है। ठीक है, बैलेंस कैसे, क्योंकि वहां पे तो ट्रांजेक्शन कभी डेबिट कभी क्रेडिट, समझ रहे हो ना, अमाउंट बैलेंस फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ऐसे केस में हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट मेथड इसका, मेथड 3 बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस इन केस ऑफ बैंक्स, also known as periodic balance method, usually adopted in case of banks where balance of account is taken after every transaction। ये ऐसी जगह यूज होता है जहां पर हर ट्रांजेक्शन के बाद आपके पास बैलेंस निकाल लिया जाता है, क्लोजिंग बैलेंस, ये वहां पर यूज होगा आपके पास। ठीक है, तो बैंक्स में ऐसा होता है, आपका बैंक बैलेंस हर ट्रांजेक्शन के बाद कम ज्यादा होता है, तो एडजस्ट कर देते हैं, वही इसलिए बैंक्स में यूज होता है ये। द नंबर ऑफ डेज रिटर्न अगेंस्ट ईच ट्रांजेक्शन आर द डेज काउंटेड फ्रॉम इट्स डेट, counting from its date to the date of the following transaction। अब आपको जो नंबर ऑफ डेज निकालने हैं वो दो ट्रांजेक्शन्स के बीच का गैप निकालना है। आज कोई ट्रांजेक्शन नहीं, अगली ट्रांजेक्शन जब तक होगी तब तक बैलेंस सेम रहेगा, तो इतना बैलेंस कितने दिन रहा ये निकालेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। इन केस ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन, in case of last transaction the number of days is counted to the close of period, then calculate product। प्रोडक्ट कैसे निकलता है ये आपको पता है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। if the amount represents if the amount represents डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट प्रोडक्ट कॉलम में जाएगा, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम में जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। देन डेबिट एंड क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम्स are totaled, interest is calculated on each total at the given rate of interest। जो दोनों का टोटल किया आपने, प्रोडक्ट का टोटल कर लेना है, जो प्रोडक्ट का डेबिट होगा प्रोडक्ट क्रेडिट कॉलम होगा, दोनों कॉलम का टोटल कर लो, दोनों पे इंटरेस्ट निकाल दो, ये कह रहा है ये। एंड नेट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। अगर पेबल टू कस्टमर है तो बताओ एंट्री क्या करेगा बैंक, अगर कस्टमर को इंटरेस्ट देना है तो एंट्री क्या होगा, ये बैंक के लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट डेबिट, और पार्टी का अकाउंट क्या करेगा, क्रेडिट। तो उसको कैसे लिखेगा फिर वो आपके पास उसके अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्या बात समझ में आ गई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, यही तो एंट्री होगी, तो ये आपके पास पोस्ट करेगा। अगर आपके पास ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से लेना है तो बैंक के लिए क्या होगी, इनकम, इनकम होगी तो इंटरेस्ट को क्या करेगा वो, क्रेडिट। ठीक है, आ जाएगा दैट इज टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए चलें आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 8। अच्छा, इसका फॉर्मेट देख लीजिए, कुछ ऐसा मिलेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, जो भी अमाउंट कितना डेबिट किया कितना क्रेडिट हुआ, अकाउंट में दो होता है ना, जैसे पासबुक होती है उसमें डेबिट और क्रेडिट होता है,
फिर आपको बैलेंस लिखना होता है कि बैलेंस किसका बचा है, अब डेबिट का बैलेंस है या क्रेडिट का बैलेंस है, और फिर अमाउंट लिखना है बैलेंस। ठीक है। अब आपके पास डेज निकाल लेने हैं। डेज कैसे निकालने हैं, यहां से यहां तक, 2 जन से 15 तक, 15 से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 12 मार्च, 12 मार्च से 10 अप्रैल, 10 अप्रैल से 10 मई, 10 मई से 15 जून, और 30 जून, 15 जून से 30 जून, और 30th of June से जो लास्ट जो ट्रांजेक्शन होती है, अच्छा ये तो इंटरेस्ट की थी, और जो लास्ट जो ट्रांजेक्शन होती है 15 जून से, उसको कहाँ तक निकालेंगे अपन, 30th June लास्ट डेट तक। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। डेज आगे, डेट आने के बाद क्या करना होता है आपको, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के 2 कॉलम बनाओगे, एक डेबिट प्रोडक्ट एक क्रेडिट प्रोडक्ट। अगर आपका यहाँ बैलेंस क्रेडिट था तो क्रेडिट में लिखोगे, अगर प्रोडक्ट यहाँ पे आपके पास देखो डेबिट था बैलेंस, तो फिर ये डेबिट में आएगा। समझ में आ गई बात। तो ये आपको फॉर्मेट करना है, और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम करके लास्ट में दोनों का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों पे प्रोडक्ट इंटरेस्ट निकालना है, और फिर उसके बाद इनका जो डिफरेंस आएगा उसकी एंट्री कर देनी है और बैलेंस कर देना है। ये था, यही मैंने आपको लिखवाया है। एक बार क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद में आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, है ना, डेबिट कितना हुआ क्रेडिट कितना हुआ, फिर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कौन सा है, फिर अमाउंट की बैलेंस आ जाएगा, और फिर उसके बाद डेज, और उसके बाद प्रोडक्ट में दो बन जाएंगे, एक डेबिट प्रोडक्ट और एक क्रेडिट प्रोडक्ट। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, उसके बाद नंबर ऑफ डेज, उसके बाद प्रोडक्ट, डेबिट प्रोडक्ट और क्रेडिट प्रोडक्ट। क्या क्या, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेज, डेबिट प्रोडक्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब विनोद का करंट अकाउंट है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले एक बार। ऑन 2nd of January 2020 विनोद ओपनड अ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन किया विद द अलाहाबाद बैंक लिमिटेड एंड डिपॉजिटेड द सम ऑफ ₹30,000। उसने अकाउंट ओपन किया 2nd of Jan को, और 30,000 रुपये डिपॉजिट कराए, तो एंट्री हो जाएगी आपके पास में, विनोद का करंट अकाउंट बनाना है इन बुक्स ऑफ अलाहाबाद बैंक। तो ठीक है, विनोद करंट अकाउंट विद अलाहाबाद बैंक अकाउंट, ये आप लिख देंगे, और उसके बाद ट्रांजेक्शन्स लिखना स्टार्ट करेंगे। 2nd of January को पहली पोस्टिंग हो जाएगी आपके पास, तो पहले तो विनोद का अकाउंट लिखना है, ये लिख लो आप, यहाँ जाएगा विनोद अकाउंट करंट लिख सकते हो, या करंट अकाउंट विद अलाहाबाद बैंक, ये आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप देखें पहली ट्रांजेक्शन कब हुई है, 2nd of January, तो 2nd of January 2020 को क्या किया आपने, डिपॉजिट कराया है, पैसा डिपॉजिट हुआ है, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं अपन, कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट। पैसा डिपॉजिट कराया तो क्रेडिट होगा, कितने रुपए कराए थे उसने, आपके पास में 30,000, तो बैलेंस कौन सा बचेगा अब, क्रेडिट, बैलेंस कितना आ गया, 30,000। क्या ये बात समझ में आई। सेकंड ट्रांजेक्शन कब है फिर वो देखो आप, उसके बाद 15th of January 12,000 फर्दर डिपॉजिटेड, तो और डिपॉजिट कराया 15 जनवरी को, फिर दोबारा आएगा यहाँ पर बाय कैश अकाउंट, डिपॉजिट कराया तो क्रेडिट ही होगा 12,000। अच्छा पहले ही क्रेडिट बैलेंस था 30,000 का, अब और क्रेडिट कर दिया और डिपॉजिट करा दिया, तो कितना हो गया 42,000। बात समझ में आ गई, आगे बात समझ में। बैंक बैलेंस ऐसे तो कम ज्यादा होता है भाई, नॉर्मल है ये तो। 12th of March, 12th of March को क्या हुआ, डिपॉजिट करवाया है, अच्छा उससे पहले कहीं विड्रॉल का कुछ दे रखा है क्या आपके पास, सो विनोद से लेजर अकाउंट इंटरेस्ट 5% डेबिट बैलेंस 2% क्रेडिट बैलेंस प्रिपेड इतना, अच्छा नीचे लिखा हुआ है विड्रॉल, तो जो दोनों में से पहले होगा वो डेट वाइज चलोगे ना आप तो अब आपको कौन सा करना था, देखो पहले 15 जनवरी हो गया, 15 जनवरी के बाद 15th of Feb आएगा, है ना, आपको नीचे हिसाब से चलना है। तो अब आएगा 15th of Feb को निकाला है,
तो निकालते टाइम एंट्री करेंगे, इसको डेबिट करेंगे टू कैश। कैश कर दो, सेल्फ कर दो, एक ही बात है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, टू सेल्फ कर दो, बैंक के स्टेटमेंट के हिसाब से टू सेल्फ दिखाते हैं। वो जब खुद निकालते हैं तो कैश तो गया ना बैंक के पास से, तो आप टू कैश भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप टू सेल्फ दिखाएं तो सेल्फ कर सकते हैं या टू कैश भी कर सकते हैं। कितना पैसा निकाला? 26,000। तो निकालने को क्या कहेंगे? डेबिट। अब देखो, आपके पास 42,000 क्रेडिट था, 26,000 डेबिट, तो अभी भी क्या आएगा? क्रेडिट ही आएगा। कितने का? 16,000। बात समझ में आई? फिर देखो इसके बाद 15 फेब के बाद क्या आ जाएगी? 12th ऑफ मार्च। 12th ऑफ मार्च को फिर डिपॉजिट कराया है 8,000, तो बाय कैश डिपॉजिट कराया तो 8,000 क्रेडिट। तो 16,000 था, 8,000 और आ गया तो कितना आ गया? 24,000। फिर उसके बाद आ गया 10th ऑफ अप्रैल। 10th ऑफ अप्रैल को देखो 30,000, तो टू सेल्फ या टू कैश कितना? 30,000। तो डेबिट में है, निकाला है पैसा 30,000। अब देखो क्रेडिट था 24, डेबिट कर दिया इतना, तो अब बैलेंस आएगा डेबिट का 6,000। यहां तक बात समझ में आ गई? इसके बाद 10th के बाद 10th ऑफ मई, भाई 24,000 का क्रेडिट बैलेंस था, 30,000 रुपए निकाल लिए, 6,000 डेबिट हो गया। ओवरड्राफ्ट पासबुक का बैलेंस है ना ये। ठीक है, इसके बाद देखो आप नेक्स्ट 10th ऑफ अप्रैल के बाद 10th ऑफ मई। 10th ऑफ मई का देखो कितना आपने? 16,000 डिपॉजिट। डिपॉजिट कराए 16,000 क्रेडिट। समझ में आया? पासबुक के हिसाब से बना रहे हो। पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है प्लस, मतलब डिपॉजिट कराना, और डेबिट का मतलब होता है विड्रॉल करना। अब क्या हो जाएगा आपके पास? क्रेडिट आ जाएगा कितना? 10,000। उसके बाद देखो आप 15th ऑफ जून। 15th ऑफ जून को देखिए, पैसा निकाल लिया है 14,000 टू सेल्फ। 14,000। अब बैलेंस क्रेडिट का था, डेबिट हो गया, तो क्या बैलेंस आ गया? डेबिट 4,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब नीचे पढ़ लो क्या कह रखा था कि देखो डेबिट पे अलग इंटरेस्ट रेट होगा, क्रेडिट पे अलग इंटरेस्ट रेट। सेम हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग दे रखा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, घबरा मत जाना ये हुआ क्या। तो 5% डेबिट पे है और 2% क्रेडिट पर है। द अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन 30th ऑफ जून बनाना है। इंटरेस्ट में भी करेक्टेड टू द नियरेस्ट रुपी अपन ले सकते हैं, और एक साल में 365 डेज ही लेने हैं। तो अब आइए आप काउंट करिए नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट करेंगे? यहां से यहां तक कैलकुलेट करना है अब आपने, फॉलोइंग इस ट्रांजेक्शन से इस डेट तक। तो 15 माइनस 2 दैट इज 13 डेज। फिर आपने 15 से 15 फेब, देखो जनवरी के कितने हो गए? जनवरी के 16 और फरवरी के 14। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अब आपने क्या किया था? देखो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को यहां इंक्लूड किया था ना 2 तारीख को, 2 तारीख से, और आपने 15 को इंक्लूड नहीं किया। कहने का मतलब यही हुआ है ना। कैसे भी काउंट करें, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितने डेज, दोनों में से एक को एक्सक्लूड करना है, एक को इंक्लूड करना है। तो आपने क्या किया? 2 को मान लो एक्सक्लूड कर दिया, तो 15 को इंक्लूड कर लोगे। या आप 2 तारीख से लेके 15 तक, 14 तक निकालो, क्योंकि 15 को तो बैलेंस चेंज हो गया, तो 15 का तो इंटरेस्ट अलग लगेगा। ठीक है, 2 से और 14 तक कितना हो जाएगा आपके पास में? 2 इंक्लूडेड है, तो 14 माइनस 1 13 आ गया। ऐसे कर लो आप। अब बताओ इसमें कितने इंक्लूडेड है आपके पास में? एक को एक्सक्लूड करना है बस आपने, जैसे करते आए थे वैसे ही कर लो नॉर्मल, है ना। उसमें भी एक को एक्सक्लूड कर रहे थे, यहां पर भी एक को एक्सक्लूड करना है। तो 15 जनवरी में से 2 को निकाल दो, 15 माइनस 2 13 हो गया। अब लेकिन अब करो तो जनवरी के कितने दिन लेते थे अपन? 16, 31 माइनस 15, 31 माइनस 15 प्लस 15 फरवरी, 31 आ गया आपके पास। देख लो, बताओ बात समझ में आई? जैसे कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही करना है, बस चेंज ये हो गया कि नेक्स्ट तक लेना है आपने।
ठीक है। उसके बाद ये बैलेंस कितना रहा आपके पास, देखो 15 फरवरी से और 12 मार्च, तो फैब के कितने हो गए 28, 365 ही लेने, तो 28 माइनस 15 13, 13 डेज फैब के हो गए, और 12 दिन मार्च के हो गए, तो 25 देख सकते हैं आप, 25 आ रहा है सबको समझ में। उसके बाद 12 मार्च से कहां तक निकालेंगे नंबर ऑफ डेज, 10 अप्रैल, तो मार्च के 31 - 12, 31 - 12 कितना हो गया 19, 19 प्लस अप्रैल के 10, तो 29, तो ये 29 डेज हो गया। 10 अप्रैल से 10 मई, अप्रैल के 20 दिन, 30 - 10, और 10 दिन मई के, तो कितने हो गए 30। उसके बाद देखो 10 मई से और 15 जून, तो मई के 21 और जून के 15, 36, और अब लास्ट का क्या लेना होता है, लास्ट डेट तक, क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट क्या है 30 जून, ठीक है, अप टू 30 जून है ये। तो कितने दिन आ जाएंगे आपके पास, 30 - 15, 15 डेज। बताओ क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक कोई डाउट। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट। अब आपने प्रोडक्ट लिखना है, डेबिट में लिखें कि क्रेडिट में लिखें, तो 13 इससे बताओ प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 3,90,000, और कौन में किस में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे 3,90,000। 42,000 इंटू में 31, 13,02,000। 16,000 इंटू में 25, 4 लाख क्रेडिट में ही आएगा। इसके बाद 24,000 इंटू में 29, क्रेडिट ही है भाई। क्या हुआ, डेबिट कहाँ है ये देखते जाओ, ये भी क्रेडिट है। 24,000 इंटू में 29, 6 लाख। आपको ये नहीं देखना था डेबिट क्रेडिट, आपको ये देखना है डेबिट क्रेडिट बैलेंस कौन सा है। बच्चे ने ये देख लिया, बताओ ये वाला देख लिया, डेबिट है सर, ये डेबिट में जाएगा, ये नहीं देखना, ये देखना है। इस कॉलम का मतलब यही है कि बैलेंस क्या है, बैलेंस को देखना है। हाँ जी ये बताओ, अब डेबिट है तो डेबिट में जाएगा 1,80,000। देख लो कैसे कैसे मिस्टेक करते हैं बच्चे। इसमें देखो 10,000 इंटू में 36, 360 क्रेडिट में। इसमें देखिए 4,000 इंटू में 15, 60,000 डेबिट में। यहां तक बात समझ में आई। अब टोटल करना है आपने प्रोडक्ट कॉलम का, फिर आपने इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, और फिर इंटरेस्ट की एंट्री कर देनी है। तो टोटल आपके पास, प्रेजेंटेशन देख लो अब आप, ठीक है, तो आदमी करना है टोटल आपने। आइए तो नीचे करेंगे टोटल, यहाँ पे इसका टोटल 240, इसका टोटल 31,48,000। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट, देखो डेबिट पर कितना बोला है और क्रेडिट पर कितना बोला है, वो क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ में आएगा। तो डेबिट पर आपको दिया गया है इंटरेस्ट 5% और 2% ऑन क्रेडिट। एक एक दिन का इंटरेस्ट निकाल लो, ठीक है। तो डेबिट प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट निकाल दो, 5% फॉर 1 डे, 1/365। डेबिट पर 5% है और क्रेडिट पर 2% है, तो ये आ रहा है आपके पास 32.88 और 172 अब आपको सोचना क्या है कि कौन सा इंटरेस्ट देना है और कौन सा इंटरेस्ट लेना है। मुझे ये बताओ, बुक्स में बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, डेबिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस है, मतलब बैंक इंटरेस्ट लेगा। तो डेबिट पर क्या करेगा बैंक, इंटरेस्ट रिसीव। और क्रेडिट पर मतलब क्या हुआ, बैंक कस्टमर का क्रेडिट है, इसका मतलब कस्टमर ने पैसा हमारे पास रखा है तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
तो इस पर उसको क्या करना है, पे करना है, और हमें चाहिए नेट। तो नेट इफेक्ट बताओगे जरा, इंटरेस्ट देना है या लेना है? 139.61 समझ में आई है, पे करने वाली बात और रिसीव करने वाली बात। लॉजिकली भी समझ में आनी चाहिए और वैसे भी आपको यही स्टेप होंगे। डेबिट पे रिसीव करना होता है, क्रेडिट पे पे करना होगा। अब पे की एंट्री करनी है, कस्टमर को इंटरेस्ट देना है, तो बैंक के लिए डेबिट होगा इंटरेस्ट, तो बाय इंटरेस्ट कर देंगे 139.61। हाँ, बाय इंटरेस्ट 139 क्या करेगा वो हमारे अकाउंट में, क्रेडिट 139.61। ये बात समझ में आ गई। और अब आप इंटरेस्ट का बैलेंस, अब बैलेंस निकालेंगे 30 जून 2020, दिस इज बाय, बताओ बैलेंस कितना आ जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, कौन सा बैलेंस आएगा आपके पास, उसके हिसाब से लिखेंगे अपन बैलेंस। डेबिट था पहले, उसके अंदर ये क्रेडिट हुआ, अभी भी डेबिट बैलेंस ही रहेगा, दैट इज 2। हाँ जी, तो ये आएगा बाय बैलेंस सीडी ना, बाय, आजकल तो खैर जरूरी नहीं है। अब टोटल करो। हाँ, ऐसे तो डायरेक्टली लिख सकते हो, ये डेबिट बैलेंस आएगा ना, यहाँ से लिख लो ना, टोटल करने की जरूरत क्या है। तो ये डेबिट आएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा, ये आपके पास ये हो जाएगा 3860.39, ठीक है, 38 ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और अगले साल ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 2 बैलेंस बीडी, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ये क्लियर हुआ कि इस पे इंटरेस्ट देना है और इस पे इंटरेस्ट लेना है, वो मैंने बता दिया आपको। डेबिट पर इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा और क्रेडिट पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। देख लो जरा। अब आप दोबारा से एक बार थ्योरी पढ़ें, ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक बैलेंस मेथड, क्योंकि पीरियोडिक बैलेंस निकालते हैं अपन हर ट्रांजेक्शन के बाद। यूजुअली अडॉप्टेड इन केस ऑफ बैंक्स वेयर बैलेंस ऑफ अकाउंट इज टेकन आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, वहां पे यूज होता है। नंबर ऑफ डेज जो भी उनके सामने लिखेंगे वो कहां से कहां तक काउंट होंगे, उसकी ट्रांजेक्शन डेट से नेक्स्ट फॉलोइंग ट्रांजेक्शन तक। ईच ट्रांजेक्शन आर द डेज काउंटेड फ्रॉम इट्स डेट टू द डेट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इन केस ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन कहां तक काउंट करते हैं अपन, जो भी लास्ट डेट होती है, दैट इज नंबर ऑफ डेज इज काउंटेड टू द क्लोज ऑफ द पीरियड। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं आप, दैट इज अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पीरियड। इफ द अमाउंट रिप्रेजेंट, अगर अमाउंट आपका डेबिट बैलेंस था तो प्रोडक्ट डेबिट कॉलम में लिखोगे, अगर वो आपके पास क्रेडिट बैलेंस था तो आप क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम में लिखोगे। उसके बाद आपने करना क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम्स आर टोटल कर लिए जाते हैं, उन पर सेपरेटली इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ईच टोटल एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे दे रखा होगा वो निकाल लेंगे। एंड नेट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, नेट इंटरेस्ट निकालने के बाद क्या तो ये एंट्री या तो ये एंट्री। ठीक है, वैसे इसमें और ज्यादा लिखना चाहो कि किस तरफ आएगा तो मुझे बताओ, बाय इंटरेस्ट कब लिखना पड़ता है, जब डेबिट प्रोडक्ट ज्यादा होता है, डेबिट प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन क्रेडिट प्रोडक्ट। इसमें हो गया आपके पास कस्टमर को पे, यस, उल्टा है क्रेडिट, क्योंकि आपके पास बैलेंस रखा हुआ है ना कस्टमर ने आपके पास, बैंक जब वो आपका क्रेडिटर ज्यादा होगा तभी तो रखोगे, तभी तो उसको इंटरेस्ट दोगे आप, तो ये आएगा आपके पास। और इस वाले केस में आएगा डेबिट प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, हम लेंगे कब इंटरेस्ट, जब ऑब्वियसली उसका नेगेटिव बैलेंस ज्यादा होगा, तो डेबिट प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन क्रेडिट प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, डन। तो इसी के साथ लेंगे, ठीक है, आपके पास आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।